नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स मैप प्रेप मंच चैनल पर। यह हमारा एमसीक्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। ये जो 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस का एक सेट डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। उसको देखिए और उसको पूरा एक्सप्लोर कीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में बताइए अपना स्कोर। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। और हम इसमें इस तरीके से करेंगे कि जो क्वेश्चंस का थोड़ा ठीक स्पीड रखेंगे, 4-5 सेकंड का गैप देंगे। आप पॉज करके आंसर करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप ये फॉलो कर सकते हो। यहाँ कोई क्लॉक वगैरह चलाना तो ठीक नहीं रहेगा कि तो 2 मिनट का एक क्लॉक चला दें और जिससे फिर वेट करें आंसर्स देने का। ऐसा कोई लाइव सेशन तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर आप उसका आंसर देते टाइम पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखिए पूरा करंट अफेयर हम इसमें 1 साल का एमसीक्यू के हिसाब से करेंगे। और यूपीपीसीएस और यूपीएससी एपीएफसी वाले इसको बिल्कुल, ईपीएफओ वाले इसको बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। ये गलती ना करें वो, और इस बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से हम करेंगे 50-50 क्वेश्चंस के बैचेस लेके आएंगे। तो जैसे अभी 20 हो गया है, तो इसमें इस 50 बैच का हमारे पास 30 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। तो इस 2 पार्ट में हम 50 का एक बैच निपटा देंगे। और कभी जैसे सैटरडे संडे छूट, मतलब लंबा टाइम होगा अपने पास बैठने का, तो 50 क्वेश्चंस का एक बैच भी ले देंगे, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चंस का एक बैच भी निकाल देंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और लगातार 2 घंटे का या 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने बीएससी ऑनर्स किया है। एज यूजुअल जो डेली ऑडियंस है वो इसको जानती भी है। 7 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कम्पिटिटिव फील्ड का। तो आप क्वालिटी के साथ इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बस आपसे एक उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और जो देख रहे हैं इसको पूरा देखिए, और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये कितना हेल्पफुल था, ठीक है दोस्तों। तो आज के हम क्वेश्चन पे अपना मूव करते हैं। 21st क्वेश्चन है, तो आज का हम 50 का एक बैच ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप पढ़िए क्वेश्चन कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स रिटर्न्ड टू अर्थ ऑन मार्च 2025 आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है। चलो मैं ये बता देता हूँ कि लो अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास कुछ एजेंसीज हैं जिनका एक कंट्रीब्यूशन है, जिसमें रोसकॉस्मोस, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, ये सब मिलती हैं, ठीक है। जाक्सा भी है, 5 एजेंसीज हैं। 15 के आसपास इसमें कंट्रीज़ हैं कुछ, तो इनका ये मिशन है। तो इसमें व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हर मिशन, ठीक है। उसके मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला ऑप्शन है कि टू कंडक्ट फर्स्ट स्पेस वॉक बाय एन ऑल फीमेल क्रू। सेकेंड है टू इंस्टॉल न्यू सोलर एरेज ऑन द आईएसएस इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है टू कंडक्ट ए टेस्ट फ्लाइट ऑफ बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। और चौथा है, फोर्थ है इसमें, टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। थोड़ा सोचिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। आप बस इसमें सोचिए कि मुश्किल से मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आप, ठीक है। उसी हिसाब से अपन जैसे कल किए थे उसी हिसाब से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बोइंग स्टार लाइनर जो स्पेस क्राफ्ट था उसमें टेस्ट फ्लाइट के लिए गए थे, टू कंडक्ट ए टेस्ट फ्लाइट ऑफ द बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है इधर कि सुनीता विलियम्स विद बुच विल्मोर पार्ट ऑफ द क्रू फॉर बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। प्राइमरी गोल टेस्ट और वैलिडेट करना था बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट फॉर क्रूड फ्लाइट्स, मतलब जिसमें क्रूड फ्लाइट मतलब जिसमें एस्ट्रोनॉट जा सकें, ठीक है। पार्ट ऑफ नासाज कमर्शियल क्रू प्रोग्राम प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट टू द स्पेस एक्स ड्रैगन, ठीक है। स्पेस एक्स का जो ड्रैगन है उसको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए है नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, उसके तहत इसको भेजा जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द सोन इन 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन बने हैं अभी? विजेंद्र गुप्ता जी, आतिशी मार्लेना, वंदना कुमारी और रेखा गुप्ता। बोलिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रेखा गुप्ता, ठीक है। दिल्ली असेंबली हुई थी 2025 में, बीजेपी ने इसमें मेजोरिटी हासिल की है। 9th चीफ मिनिस्टर जो बनी है वो रेखा गुप्ता जी बनी है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पास्ड अवे इन दिसंबर 2024। कौन सी पोजीशन उन्होंने हेल्ड नहीं की थी, ठीक है। पहला है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
तीसरा है वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन और चौथा है स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताइए इसमें से कौन सी जो पोजीशन है मनमोहन सिंह जी ने इसमें से अपने करियर में नहीं ली थी, कौन सी पोजीशन उन्होंने हेल्ड नहीं की थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा। एक गवर्नर भी रहे थे आरबीआई के, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, और वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी ये रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। बताइए पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा ऑप्शन है पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र द टॉप प्रोड्यूसर श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी, और फोर्थ है एन ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये चार ऑप्शन है, इस तरीके से बहुत इजी रखे हैं आपके लिए। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी। ठीक है, ये तेलंगाना में बना है। ठीक है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया बट ये वाला डिस्कस नहीं किया था, उसमें कुछ उसमें बाकी चीज़ें डिस्कस की थी कि टर्मरिक कहाँ पैदा होती है, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर कंज्यूमर और ये सब चीज़ों में इंडिया टॉप पे है। बट इस पे क्वेश्चंस आगे भी फ्रेम हो सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे इधर। ठीक है दोस्तों, ये श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी हैं। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हेडक्वार्टर है निजामाबाद तेलंगाना में। इस पे पहले क्वेश्चन बना हुआ है जो पिछली क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया emerged एज विनर, हु वाज नेम द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द मैच का तो हमने देख लिया था क्वेश्चन, कौन थे को पता भी होगा। अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताना है कौन था। ठीक है दोस्तों, बताइए 5 सेकंड का टाइम लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रचिन रविंद्रन। क्या नाम है? रचिन रविंद्रन। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं और स्पिन भी डालते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल के रहे थे वो रोहित शर्मा जी रहे थे। ठीक है, हमने पूरा डिटेल से डिस्कस है दोस्तों अपने करंट अफेयर्स के जो लेक्चर है ना। अगर आप इन क्वेश्चन में अपनी 100% एक्यूरेसी रखना चाहते हो ना कि आपके सारे के सारे इसमें ठीक हों, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो अपने 1 to 8 लेक्चर सीरीज़ है वो, और उसके बाद मई जून जुलाई तो डल ही गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारे देखिए। तो इसका आंसर है ये, और रचिन रविंद्रन मैन ऑफ द ये नेम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और मैट हेनरी सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, रोहित शर्मा फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे थे। ठीक है दोस्तों, वाइल रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 30th इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल 2024 विच कंट्री वाज द फोकस कंट्री फॉर द दिस एडिशन ऑफ द फेस्टिवल। बताइए पहला ऑप्शन है बुल्गारिया, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जापान। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रांस, फोकस कंट्री। ये पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया है दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस का डिटेल चाहिए, कोई भी आर्टिकल का डिटेल चाहिए, तो अपना लेक्चर देखिए। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा डिटेल है कि 30th इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए फोकस कंट्री फ्रांस रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मूव टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडियन पार्लियामेंट एक्सपेंडेड द रियल टाइम ट्रांसलेशन सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट द पार्ट ऑफ द 6 लैंग्वेज जो ऐड हुई हैं फरवरी 2025 में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 2025 में 6 लैंग्वेज ऐड हुई हैं, उन सब का आपको नाम याद करना था। उसमें से कौन सी लैंग्वेज इनमें से नहीं है? 3 उन 6 में से हैं और 1 इनमें से नहीं है, तो कौन सी है? बोडो आंसर होगा, मैथिली होगा, नेपाली नहीं है, या संस्कृत नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है आपको ये बतानी है। ठीक है दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नेपाली नहीं है। ठीक है, बोडो भी है और मैथिली भी है और संस्कृत भी है। तीनों तो ये हैं जो ऑप्शंस में दी हुई है, नेपाली नहीं है। और इन 3 के अलावा कौन कौन है? डोंगरी है, मणिपुरी है और उर्दू है। ये 6 लैंग्वेज और ऐड हुई थी, और हमने पूरा इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि इसका एम क्या है कि जितनी भी शेड्यूल्ड की लैंग्वेज हैं 22 जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेज हैं उन सबको इस ट्रांसलेशन सर्विस में ऐड करना। और इंग्लिश तो है ही, और इंग्लिश बट नॉट द शेड्यूल्ड लैंग्वेज वो पहले ही है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इंग्लिश 8 शेड्यूल में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना द महाकुंभ मेला एरिया प्रयागराज में 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया था। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? विच वाज डन अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। ठीक है, अब ये अपने आप में ये क्वेश्चन है कि महाकुंभ प्रयागराज को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो अब फिर भी ये किस एक्ट के तहत बनाया गया है? द उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अल्ट्रेशन एक्ट
रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट्स, यूपी प्रयागराज मेला अथॉरिटी एक्ट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब एक्ट है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो होगा नहीं, तो ये तो आप काट सकते हो। उसके बाद यहाँ इसको रिलीजियस से कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए इन दो में से क्या होगा, बताइए दोस्तों, और टाइम लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यूपी प्रयागराज मेला अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, यूपी प्रयागराज मेला अथॉरिटी एक्ट ने बनाया है। ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन पावर टू द मेला अधिकारी, मेला ऑफिसर, इंक्लूडिंग ए पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू द एफिशिएंटली मैनेज द मैसिव इवेंट। इस इवेंट को करने के लिए, बहुत मैसिव इवेंट है, इसको स्टडी करने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी, हार्वर्ड वगैरह ये सब स्टडी करने के लिए भी आई हैं कि इतनी लार्ज गैदरिंग को एक साथ कैसे हैंडल किया। 630 मिलियन का कुछ, हमने इसको यूपी के करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था कि 630 मिलियन के आसपास लोग इसमें एकत्रित हुए थे। ठीक है, 630 मिलियन था, कुछ ज़्यादा था, आप देखना उसको, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप बताना इसको थोड़ा कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग अब की बार इसको मेला गैदरिंग में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश अंडर विच स्ट्रीट वेंडर वर अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पीएम स्वनिधि स्कीम। बताइए ऐसी कौन सी इसको थी जिसमें पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्वनिधि से समृद्धि, सेकंड है स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा, तीसरा है डिजिटल वेंडर एम्पावर्ड वेंडर, और फोर्थ है यूपी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर अभियान। चारों में से बताइए कौन सा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वनिधि भी और स्वाभिमान भी पखवाड़ा, ये हमने पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, अपने लेक्चर्स में। ये क्या है, कैंपेन वाज नेम्ड स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा, ए फोर्टनाइट ऑफ स्वनिधि एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू 18 नवंबर से दिसंबर 2 तक ये हुआ है। वेंडर को एम्पावर करना है और प्रमोट करना है बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, उसके आगे देखिए नेक्स्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन स्टेट स्टेप टूवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भाई किस डायरेक्टिव, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि यूसीसी है किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया है। पहला है 40, सेकंड 44, सी 48 और डी 51। बताइए सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 44, आर्टिकल 44। और ये सब जो बचे हुए आर्टिकल आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है ये एमसीक्यू है अपना, द नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो हेडक्वार्टर निज़ामाबाद में है, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास है। और हमने रेड्डी साहब को भी पढ़ लिया है जो इसके चेयरमैन बने हैं, तो उसके रिगार्डिंग में 3 और स्टेटमेंट हैं। ठीक है दोस्तों, उसका पहली स्टेटमेंट ये है कि द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन अवे फ्रॉम दिल्ली, इसका पहला जो डिसीजन लिया है ये एम है। ठीक है, सेकेंड इसका है कि रिकॉग्निशन ऑफ द डेक्कन रीजन इंक्लूडिंग तेलंगाना एंड महाराष्ट्र एज द प्राइमरी हब ऑफ द टर्मरिक कल्टिवेशन। ये तो ठीक लग रहा है, नॉर्मल बात है, ये पता ही है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद है एन एफर्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट बाय क्रिएटिंग ए स्पेशलाइज्ड बॉडी नेम्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो ये बॉडी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर स्पेशल बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को। तो 3 में से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों। 1 2 होगा, 2 होगा, 1 3 होगा या 1 2 3 होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 2। तीसरी इसमें गलत है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बजाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आएगा जो पीयूष गोयल जी के अंडर है। ठीक है, इसलिए जो उसमें अपने रेड्डी जी का जो ऑप्शन था, पल्ले रेड्डी जी का जो ऑप्शन था, उसमें क्या हुआ था, एक ऑप्शन पीयूष गोयल भी था। ठीक है दोस्तों, पीयूष गोयल जी भी थे, वो कन्फ्यूज करने के लिए था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है द इंक्लूजन ऑफ द साइट्स लाइक द फोर्ट्स एंड द पैलेसेस ऑफ बुंदेलखंड रूलर्स यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में अभी 62 हो गए थे अपने आपको पता है। उसमें द फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ द बुंदेला रूलर्स इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इमीडिएट ग्रांट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड फंडिंग। मतलब एकदम से ग्रांट मिल जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को और फंडिंग मिल जाती है। दूसरा है अलाउज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू टेक ओवर द मैनेजमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इसलिए। तीसरा है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पोटेंशियल फॉर द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड मेक्स देम एलिजिबल फॉर फ्यूचर नॉमिनेशन एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये इसका तीसरा है कि भाई नॉमिनेट करते हैं ताकि इसको बाद में फ्यूचर में नॉमिनेशन एलिजिबल हो जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए।
फोर्थ है मेक इट मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर सराउंडिंग एरिया इन द एज द इको सेंसिटिव जोन। ये इसका फोर्थ है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, कि एक्नॉलेज करना है देयर पोटेंशियल फॉर द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, और इनको एलिजिबल करता है फ्यूचर नॉमिनेशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। द एक्सपेंशन ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज इन पार्लियामेंट, जो हमने पढ़ी हैं अभी कि जो 6 लैंग्वेज ऐड हुई हैं, ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, ये सब संस्कृत, ये सब जो ऐड हुई हैं, इनमें से इनको ऐड करने के पीछे 8 शेड्यूल में जो ऐड किए हैं डायरेक्टली अपहोल्ड विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो फ्यूचर में भी हमारा सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इसमें ट्रांसलेशन में ऐड करने का बाद आइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को दिखाता है। पहला है फ्रेटर्निटी, सॉवरेनिटी, तीसरा है लिंग्विस्टिक प्लूरिज्म एंड फेडरलिज्म, और फोर्थ है सेकुलरिज्म। तो देखो सेकुलरिज्म का लैंग्वेज से तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये गया। फ्रेटर्निटी होता है मतलब भाईचारा टाइप ही होता है, ये भी गया। अब बचा सॉवरेनिटी, भी इसमें नहीं आएगा, सॉवरेनिटी भी हटा दीजिए। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन बचा। ए अभी ले सकते हैं, ए या सी में से, कि फ्रेटर्निटी भी है कि सबको बातचीत करनी है इसलिए फ्रेटर्निटी बढ़ानी है, वो भी हो सकता है, और ये हो सकता है। बताइए बताइए इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म और फेडरलिज्म का कंसेप्ट है। ठीक है, उसको अपहोल्ड करना है इस वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्लू घोस्ट। ये तो आप पढ़ भी चुके पहले। मिशन सक्सेस जो है प्राइवेट कंपनी लैंडिंग ए क्राफ्ट ऑन द मून फॉर नासा सिग्निफाइज ए मेजर शिफ्ट इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटेजी। दिस मॉडल इज प्राइमरली एम्फेसाइजेज, कि इसका मेन एम क्या है। पहला है कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मिशन बाय यूजिंग कोल्डर एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है शिफ्टिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन। देखो ऐसे कैची वर्ड होते हैं, इनको पकड़ना चाहिए कि ये ठीक हो भी सकता है या नहीं हो सकता। शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द नेशनल एजेंसीज टू द प्राइवेट कॉरपोरेशन, तो ये इसका दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा है द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वेयर द नेशनल एजेंसीज लाइक नासा एक्ट एज ए कस्टमर एंड पार्टनर फॉर द प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडिंग स्पेस सर्विसेज, ये इसका तीसरा है। चौथा है प्रायोरिटाइजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ओवर द नेशनल प्रोग्राम, ये इसका फोर्थ है। तो हो अब इसमें से एलिमिनेशन की बात आएगी। देखो ये एंटायर ये काट दो, फिर प्रायोरिटाइज करना है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ओवर नेशनल। ये फालतू की बातें होती हैं कि इंटरनेशनल को प्रायोरिटी देनी है, नेशनल को, ये सब नहीं होता, तो ये काट देंगे। तो अब बचा ये ए और सी में से, बताइए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें नासा और ये सब आते हैं साथ में कस्टमर के तौर पे, और प्राइवेट कंपनीज को स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद रेफरेंस टू द फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड कौन सी है। ये देखिए फोर्ब्स की है, हमने हुरॉन्स पहले डिस्कस की भी है और कंप्रिहेंसिवली भी डिस्कस की है अपने लेक्चर्स में, है कि डिस्कस तो हमने फोर्ब्स में भी रिचेस्ट वुमेन की है, कौन सी है बताइए। इसका पहला ऑप्शन है सर दोस्तों रोशनी नादर, दूसरा है फाल्गुनी नायर, तीसरा है किरण मजुमदार शाह, और फोर्थ है सावित्री जिंदल। बताइए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सावित्री जिंदल। ठीक है, ये जो जिंदल कंपनी है JSW है, सावित्री जिंदल है, चेयरमैन ऑफ द OP जिंदल ग्रुप है। 16 वुमेन है जो फोर्ब्स की रिचेस्ट की लिस्ट में ऐड हुई है। रोशनी नादर जो है, जो हम कंफ्यूज होंगे, रोशनी नादर जो मेंशन है रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया इन द हुरॉन्स लिस्ट, तो जो हुरॉन की अलग लिस्ट आई थी, ठीक है, ये हुरॉन की लिस्ट में थी। हुरॉन की, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया अलग है, पैरामीटर अलग है, तो फोर्ब्स में सावित्री जिंदल जी हैं और हुरॉन में, बताइए हुरॉन में कौन है, रोशनी नादर जी हैं। ठीक है, याद रखिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट MC के ऊपर क्वेश्चंस पर। द फायरफ्लाई एरोस्पेस लैंडर फॉर द ब्लू घोस्ट मिशन वाज नेम्ड गोल्डन। तो अपने आप में ये क्वेश्चन हो गया कि जो फायरफ्लाई एयरस्पेस लैंडर है फॉर द ब्लू घोस्ट जो मिशन है, उसको नेम किया था गोल्डन से। ठीक है, ये क्या है, गोल्डन किसका नाम है, ब्लू घोस्ट मिशन में जो लैंडर यूज किया गया है। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द मिशंस नेम ब्लू घोस्ट, तो ये ब्लू घोस्ट नाम है कहाँ से आया है ये बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है इट हैज़ नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंस फिक्शन नोवेल पे है। दूसरा है ए रेयर स्पीसीज ऑफ अमेरिकन फायरफ्लाई, दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है एक्रोनियम फॉर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड, ये एक्रोनियम बनाया हुआ है जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उनसे। ठीक है, और तीसरा है जो फोर्थ है
आफ्टर द कलर ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इंजन एग्जॉस्ट। जब इंजन एग्जॉस्ट निकल जाता है पूरा बाहर, उसमें स्पेसक्राफ्ट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ये इसलिए है, ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, कि एक रेयर स्पीसीज है अमेरिकन फायरफ्लाई की, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, ये वाला, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। ये तो थोड़ा डिटेल भी है कि जो ब्लू घोस्ट है, प्लेसिस रेटिकुला, ए रेयर स्पीसीज ऑफ फायरफ्लाई फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट, नोन एज द यूनिक ब्लू ग्रीन ग्लो, ठीक है, ये इस तरीके से है। उसके बाद है हाउ मैनी ऑफ द दिल्ली 9 चीफ मिनिस्टर वर वुमेन, मतलब इनमें से आज तक जो 9th बनी है अभी, उनमें से कितनी वुमेन बनी है? 2, 3, 4 और 5, बताइए। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 4। क्या है? 4। इससे पहले 3 कौन कौन सी बनी है, उनके नाम बताइए। पहला है सुषमा स्वराज जी, दूसरा बताइए शीला दीक्षित जी, तीसरा आतिशी मारलेना जी। अब ये 4th बनी है रेखा गुप्ता जी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये इधर लिखा भी हुआ है, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद ये बनी है। व्हाट वाज द फोकस कंट्री इन, ये थोड़ा रिपीट हो गया शायद, 30th इंटरनेशनल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में कौन सा रिपीटेड कंट्री था, फोकस कंट्री था? जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, ईरान, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस वाज द फोकस कंट्री 30th इंटरनेशनल कोलकाता जो फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इज 3rd, विच 2 कंट्रीज रैंक्ड अहेड ऑफ इंडिया, बताइए। आंसर होगा चाइना ऑस्ट्रेलिया, USA कनाडा, UK मैक्सिको, रशियन ब्राज़ील। वैसे अभी इंडिया में कितनी है? 91 के साथ इंडिया 3rd पे है। 2 थी जो राजस्थान वाली, हमने पिछले MCQ सेशन में डिस्कस भी की थी, उसको वहाँ से याद करके यहाँ कमेंट करना। राजस्थान में 2 ऐड हुई थी, ठीक है, फालोड़ी में हुई थी, एक उदयपुर में ऐसे हुई थी, ठीक है। और ये 91 हो गई है, और इसके साथ इंडिया 3rd कंट्री है हाईएस्ट। तो फर्स्ट कौन सी है और सेकंड कौन सी है, ये बतानी है आपको, बताइए। लीजिए 5 सेकंड का टाइम। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, UK सबसे ज़्यादा है, फिर मैक्सिको है, फिर इंडिया है। और USA में लगभग कितनी है बताइए? USA में लगभग है, USA नहीं सर, ये UK है दोस्तों, ये USA तो ऊपर वाले ऑप्शन में है। UK में है 176 और मैक्सिको में है 144, और इंडिया इसके बाद सीधा इंडिया है 91 के साथ, ठीक है। 176, 144 और 91, ठीक है, UK, मैक्सिको और इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है अपना जो हम डिस्कस करने वाले हैं। द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड वाज अमेंडेड बाय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। द नीव स्ट्रक्चर जो इसमें है वो इंक्लूड करती है क्या क्या, बताइए। पहला ऑप्शन है ओनली मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, पहला ऑप्शन। दूसरा है ए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स वर मैंडेटरी रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम शिया, सुन्नी एंड बैकवर्ड मुस्लिम्स एंड वुमेन। अगर 2 नॉन मुस्लिम तो होंगे, फिर मुस्लिम्स में भी शिया, सुन्नी और ये सारे होंगे, ये ऑप्शन है। चौथा है ए प्राइमरी चेयरपर्सन हु मस्ट बी रिटायर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट, ये इसका 4th है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, द अमेंडेड स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन टू बी मोर इंक्लूसिव। और ये 2 नॉन मुस्लिम्स है मेंबर, और ये सब इसमें है कि 2 नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए, और मुस्लिम में भी शिया, सुन्नी और बैकवर्ड मुस्लिम, और एक 2 मुस्लिम वुमेन होनी चाहिए। ये पूरा याद कीजिए कि एक तो 2 मुस्लिम वुमेन होनी चाहिए, और मुस्लिम में भी शिया, सुन्नी और बैकवर्ड क्लासेस के मुस्लिम होने चाहिए, और जो नॉन मुस्लिम भी हैं वो 2 मेंबर हो सकते हैं, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों। ये अपना फिर से टर्मरिक पे आ गया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड है जो 14 जनवरी 2025 को हुआ है, जिसके पल्ले रेड्डी जी हेड उसके वो बने हैं, पहले चेयरमैन बने हैं, और तेलंगाना में बनाया है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इतनी इन्फॉर्मेशन हम अपने MCQ के माध्यम से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि जैसे हमने ये भी लाइन पढ़ी थी कि इंडिया इज़ द टॉप प्रोड्यूसर, टॉप कंज्यूमर, टॉप एक्सपोर्टर। अब उसमें ये बताना है कि जो इंडिया ग्लोबल टर्मरिक मार्केट है उसमें कितना, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल टर्मरिक मार्केट, कितनी है इंडिया की, इंडिया कमांड,
ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर से पहले ऑप्शन देख लीजिए, 30, 50, 70 और 90। बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कमेंट सेक्शन में भी बताओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, 70% है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर, तीनों में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है और डोमिनेंट पोजीशन है। और अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ वर्ल्ड टर्मरिक ट्रेड का ये इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैंग्रोव ऑफ गुनेरी। ये हमने पहले डिस्कस किया है, मैंग्रोव ऑफ गुनेरी है, 45 किलोमीटर है, ये पूरा टाइडल फ्री है। ठीक है, इनलैंड है। तो ये क्वेश्चन तो शायद दोस्तों डिस्कस करने का बनता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इट इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, और हमें करेक्ट बताना है। इट इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। इट इज़ एन इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम फार फ्रॉम द सी। इट कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द सोनेरेटिया एल्पा स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, ये लग भी रहा है, ये हालांकि क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड में ही बोल सकते हैं, हालांकि थोड़ा लैंग्वेज ही चेंज है। इसका करेक्ट आंसर है एन इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम फार फ्रॉम द सी। ठीक है, सी से, फार फ्रॉम द सी से ये है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे मूव करते हैं। ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये सब पता है। इनलैंड है, 45 किलोमीटर है, कोस्टल एंड थ्राइविंग विदाउट रेगुलर टाइडल फ्लो, कोई टाइडल फ्लो नहीं है। ठीक है, इकोलॉजिकल मार्वल है, मतलब काफ़ी यूनिक है ये, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, एज पर हुरोन ग्लोबल हुरोन रिच लिस्ट में विच इंडियन सिटी इज सेकेंड ओनली टू संघाई इन द नंबर ऑफ बिलियनियर रिजाइडिंग देयर। मतलब संघाई के बाद कौन सी सिटी आती है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बिलियनियर है, उसमें से एक इंडियन सिटी आती है। जैसे पहले तो आपको पता न्यूयॉर्क है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद संघाई है, फिर अपना एक शहर और अपना आता है। ठीक है, उसका क्या नाम है? दिल्ली है, बेंगलुरु है, पुणे है या मुंबई है? बताइए। हालांकि ऑब्वियस आंसर है इसका, क्योंकि सब लोगों को पता ही रहता है कितना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मुंबई। ठीक है, मुंबई में सबसे ज़्यादा है अपने में, और ये अराउंड 90 कुछ करके हैं, एक बार देख लेते हैं आगे, 90 के आसपास है, 92। संघाई में 92 है और मुंबई में 90 है, बहुत क्लोज है। और वहाँ 128 है न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क टॉप पे बना हुआ है, न्यूयॉर्क टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद है अपना संघाई 92 के साथ, और अपना मुंबई भी साथ में ही है 90। ठीक है, ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट MCQ है दोस्तों, विच टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM वर रैंक्ड अंडर टॉप 15 ग्लोबली एंड मैनेजमेंट स्टडीज इन क्वार्टरली सिंड्रोम वर्ल्ड रैंकिंग। ये सबसे अच्छी रैंकिंग मानी जाती है, QS रैंकिंग। इसमें हालांकि MIT इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है USA की, उसका दबदबा हमेशा रहता है, पिछले कई सालों से ये रैंक 1 आ रही है। ठीक है, इसमें टॉप 50 में इंडिया की भी मैनेजमेंट की कुछ इंस्टीट्यूट डाली हैं 2025 की रैंकिंग में। कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है IIM अहमदाबाद एंड IIM कलकत्ता, IIM बेंगलोर, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM इंदौर एंड IIM कोझिकोड। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से आप देखोगे ना क्वार्टरली, तो टॉप में तो ये अहमदाबाद के बारे में तो आप बहुत नाम सुनते हो, तो यही मिलेगा। तो अब कन्फ्यूजन है इन दो में। ठीक है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A या C? इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? बताइए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों C, IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु। ठीक है, वैसे तो A, B, C में आते हैं, अहमदाबाद, कलकत्ता और ये बेंगलुरु ही आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देख लेना, बेंगलुरु और अहमदाबाद A, B वाले रैंक 1 है, टॉप है QS रैंकिंग में। नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं कि उम्मीद बिल है जो, ये किसका अनदर नेम है? ये हालांकि पहले भी पढ़ लिया होगा, फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऐसे भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि उम्मीद बिल है, अनदर नेम है किस फॉलोइंग लेजिस्लेशन के लिए जो भी पास हुए हैं। पहला ऑप्शन है सीनियर सिटीजन्स कमीशन जो केरला का है उसके लिए उम्मीद है, जो कि किसका था? सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024। तीसरा है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 और फोर्थ है द इंश्योरेंस ऑफ अमेंडमेंट बिल 2025। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका सही आंसर है दोस्तों द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद का एक्रोनियम भी देख लीजिए, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका एक्रोनियम है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, ठीक है, नोन एज उम्मीद बिल। ठीक है, याद रखिएगा, और ये उम्मीद की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि इंडिया के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि हमने 3rd आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है दिस ईयर। ठीक है, और कौन सी ईयर में हमने फर्स्ट जीती थी, जो श्रीलंका के साथ शेयर की थी। हालांकि ये पूरा आर्टिकल डिस्कस है, पहली फिर दूसरी और ये 3rd है हमारी। ठीक है, ये 3rd चैंपियंस ट्रॉफी है जो हमने अभी जीती है, ठीक है, 2025 में। और इससे पहले हम 2012-13 के आसपास ये काम कर चुके हैं, उससे पहले कर चुके हैं 2002 के आसपास। अरे दोस्तों मैं आंसर ही बता दिया शायद फ्लो में, तो इसका ऑप्शन है, फिर भी हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन 1998, 2000, 2002, 2004 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जैसा हमने बता भी दिया, कोई मतलब भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 2002 में हमने पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जो हमने श्रीलंका के साथ शेयर की थी। ठीक है, उसके बाद 2013 में महेंद्र सिंह धोनी जी ने जीती थी, और फिर उसके बाद अब जीते हैं हम। ठीक है, इसमें 3 बड़ी बड़ी टीमें आई थी दोस्तों, जो मतलब मेजर टूर्नामेंट जीती थी, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ मस्त चीज़। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी जीती, टेस्ट चैंपियनशिप जीती। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर क्या जीता था, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, ऐसा कुछ था। और हमने, इंडिया वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ठीक है दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन है, मैं कभी किसी दूसरी क्लास में डिस्कस करूँगा कि पूरा इन 3 टीमों में से एक ने एक को हरा के जीता था। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने फिर इंडिया को हराया था, और इंडिया ने फिर ऐसे ऑस्ट्रेलिया को हराया था, कुछ ऐसे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें MCQ है दोस्तों। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसी विच स्टेट हैड फॉर्म द कॉमन सिविल कोड इन प्लेस फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस एरा। जो आज़ादी से पहले किसके पास था, तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है केरला के पास, दूसरा गोवा के पास, तीसरा पुडुचेरी के पास, और चौथा सिक्किम के पास। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, 5 सेकंड के लिए वेट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताइए, गोवा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा में क्या हुआ था, गोवा हैज़ कॉमन सिविल कोड नोन एज गोवा सिविल कोड। पोर्तुगीज़ का सिविल कोड है, उसके बेस पे बनाया था, पोर्तुगीज़ का ही रूल था इधर। और जब गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में पोर्तुगीज़ से, तब ये उत्तराखंड स्पेशली रेफर्ड एज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट UCC पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो अभी गोवा में तो है ही, ठीक है, उसके साथ साथ ये उत्तराखंड में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया है उत्तराखंड। और ये पोर्तुगीज़ का रूल चलता था, और पोर्तुगीज़ 1961 में छोड़ के चले गए थे गोवा को। तो पोर्तुगीज़ के बारे में एक बात बोली जाती है कि फर्स्ट वन टू गो कम और लास्ट वन टू गो फ्रॉम इंडिया। पहले आने वाले थे और लास्ट वाले जाने वाले थे। इसी में आपको फर्स्ट आने वाले इससे कोई एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, PDEDF। तो PDF याद रखिए, PDF उसमें ये घुस गए E और D। तो इसमें इस तरीके से था कि वे पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, और फिर डेन्स आए, और फिर फ्रेंच आए। ये इंडिया में उनकी आने की वो थी क्रोनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, तो टोटल कितनी है असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। ये बहुत फैक्चुअल है, याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन स्किप करने हैं तो स्किप कर दो। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है ऑप्शन 70, थर्ड है इसमें 80, और फोर्थ है 90। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें B, 70। ठीक है, जिसमें से 48 बीजेपी ने जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने 22 जीती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्टिकल कहने की आदत सी पड़ गई दोस्तों, क्योंकि इतना लंबा ये डिस्कस किया ना। एक तो 8 आवर्स के आसपास का मैराथन बन रहा है अप्रैल तक का,
और उसके बाद 2 आवर्स ईच में मई जून जुलाई कवर किया। तो बार बार आर्टिकल्स बोलने की आदत है, MCQ को भी बीच बीच में माफ़ करना, आर्टिकल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम थी जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, ठीक है, जिसमें UGC के अंडर हो रही थी। तो UGC की कौन सी एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? विच एजेंसी अंडर द UGC इज इम्प्लीमेंटिंग इट, ठीक है। पहली है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दूसरी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAAC, तीसरी है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफिलिबनेट सेंटर, और फोर्थ है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सोचिए 2 सेकंड के लिए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों C, इनफिलिबनेट है। और ये भी अपने आर्टिकल में हमने पूरा कवर किया हुआ है अपनी क्लासेस में। इनफ्लेट है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इनफिलिबनेट है, UGC के अंडर है, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बाद हमारा 50 का एक सेट खत्म हो जाएगा और ऐसे ऐसे 50 के हम सेट्स लेके आएंगे। तो ये हमारा 50 खत्म होने के बाद ऐसे अगला 50 का सेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर 50 का। तो 1000 क्वेश्चंस के लिए अपने आसपास हमें 20 सेट्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लेके आएंगे 1000 क्वेश्चंस, पूरे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द गोल्डन लैंडर ऑन द मून्स ला हायर रीजन इज सिग्निफिकेंट। ये तो अपने आप में ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है गोल्डन लैंडर की, जो मून के ला हायर रीजन में सिग्निफिकेंट है। तो ये जो रीजन है ला हायर रीजन मून का, ये किस पार्ट में मून के लोकेट किया जाता है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है द सोलर साउथ पोल, दूसरा है फार फ्रॉम द साइड ऑफ द मून, तीसरा ऑप्शन है मून्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट, और फोर्थ ऑप्शन है D ऑप्शन है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। बताइए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों C, द मून्स नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है। जैसे मान लो, एक बार के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये मून है, इसका इस नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, फिर इसको बांट दिया होगा कि जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इस एरिया पे ये गोल्डन जो लैंडर है वो जाके टिकेगा, और ये मून्स का ला हायर रीजन बोलते हैं मून का, ठीक है, मून का ला हायर रीजन, ठीक है, ठीक है, मून्स ला हायर रीजन है, ठीक है। ये पढ़ भी लीजिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि लैंडिंग साइट ऑफ द ब्लू घोस्ट मिशन वन वाज मून्स ला हायर, ए माउंटेन ऑफ द वेस्ट पार्ट ऑफ द मेयर लिम्बेरियम which is located in the northeast quadrant of the moon's near side. This area was chosen for the scientific interest. ये थोड़ा याद रखिए इसका इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हमारा दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और इस तरीके से 50 क्वेश्चंस हमारे 2 पार्ट में डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने पार्ट 3 ऑफ MCQ में। धन्यवाद दोस्तों।